एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर का रिवीजन करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड को। एनालिसिस, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शंस, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, प्रोडक्शन फंक्शन थ्रू आइसोकेंट कर्व्स। बहुत ही आसान यूनिट है, आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन हमने सबने पढ़ा था, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी हमने पढ़ा है। और पता है, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लिया करो, ना एग्जाम की टेंशन लिया करो। क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल टेंशन फ्री चीज़ों को, अगर हर चीज़ हमने पढ़ ली तो टेंशन किस बात की। अगर हमें हर चीज़ आती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी गुड्स एंड परस्यूट्स एंड एड फैक्टर प्रोडक्शंस नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है? रिलेशनशिप होती है फिजिकल प्रोडक्शन एंड नेशनल फैक्टर के बीच में, एंड रेफर टू प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म फिजिकल प्रोडक्शन, जो हमारी फॉर्म के अंदर फिजिकल प्रोडक्शन होती है, नाम से पता चल रहा है। प्रोडक्शन मतलब कि जो फॉर्म में चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, रॉ मटेरियल से जो हम फिनिश गुड तक जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का काम होता है वो फिजिकल प्रोडक्शन। एंड द नेशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम किस तरीके से करेंगे उसको इक्वेशन के वे में, वो होगा हमारा y इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट एल के एंड एस। y क्या होगा हमारा? प्रोडक्शन, l इक्वल्स टू लेबर्स, k इक्वल्स टू कैपिटल एंड s इक्वल्स टू लैंड। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तीन टाइप से हमें बताए गए हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रोपोर्शन, जो इन्वॉल्व करता है चेंज इन प्रोपोर्शन, मतलब कितने प्रोपोर्शन के अंदर वो चेंज हुआ है। इसके अंदर क्या होगा? चेंज इन सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज होगा। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए। इसके बाद है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल के अंदर क्या होगा? चेंज इन ऑल द फैक्टर इन द सेम प्रोपोर्शन, हर एक फैक्टर के अंदर चेंज होगा बट सेम प्रोपोर्शन के अंदर चेंज होगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न ऑलवेज लॉन्ग रन एनालिसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रोपोर्शन और स्केल, जिसके अंदर चेंज इन प्रोपोर्शन भी इन्वॉल्व किया जाएगा और स्केल भी इन्वॉल्व किया जाएगा, मतलब दोनों ही मिक्सड हो गया जिसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा? चेंज इन टू और मोर इनपुट विच इज सब्सटीट्यूट, दो और दो से ज़्यादा जो हमारे इनपुट्स हैं और वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। इसके बाद है एक्सप्लेंडेड विद द हेल्प ऑफ आइसोकेंट कर्व्स, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आइसोकेंट कर्व के हेल्प से। एंड इसके अंदर दिया गया है इनपुट यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड आउटपुट इज सेम। इनपुट जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा, आउटपुट हमारा सेम रहेगा। एंड इनपुट यूज इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, आउटपुट इज सेम, आउटपुट हमारा सेम रहेगा। इनपुट हम यूज़ करेंगे वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, एक बार हम उसको फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन को ध्यान से करना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट चेंज, देखो जो रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट चेंज अमाउंट द वेरिएबल फैक्टर एंड द अमाउंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर, एक तो सिंगल वेरिएबल फैक्टर होगा हमारा और अदर जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम रिटर्न टू फैक्टर। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट टू चेंज इन द साइज ऑफ और स्केल, इसके अंदर क्या होगा? ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, हर एक जो फैक्टर वो वेरिएबल रहेंगे इन द सेम प्रोपोर्शन के अंदर। लो ऑफ प्रोडक्शन, low variable proportion of or return to factor, single variable factors and other factor are constant, जनरली इसको हम शॉर्ट रन एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। एंड लो ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होगा? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, हर एक जो फैक्टर वो वेरिएबल होगा इन द सेम प्रोपोर्शन एंड ऑलवेज लॉन्ग रन एनालिसिस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक ही चीज़ है। हम ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है?
As more and more units of labor employed on given piece of land, the marginal product of the additional unit of labor will be on diminishing. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयड की इन पीस ऑफ लैंड, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारी एडिशनल यूनिट होती है लेबर की, वो क्या हो जाएगी, वो डिमिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेशन है इसकी, इंक्रीज इन द कैपिटल एंड लेबर applied in the cultivating on land causes general as the proportionate increase in the amount of production raised unless it happens to the consist with the improvement in the art of agriculture. Assumptions इसकी क्या होंगी? Only one variable inputs are varied and all others are the held constant. हर एक जो एक वेरिएबल है वो हमारा क्या रहेगा, एक हमारा वेरिएबल रहेगा और जो अदर रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन की टेक्निक के अंदर चेंज नहीं किया जाएगा। Proportion production functions, it means more of variable factor can be used with the constant input of the fixed factor. इसके अंदर क्या बोला गया है, ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज नहीं किए जाते, मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी यूज्ड विद द कांस्टेंट इनपुट एंड द फिक्स्ड फैक्टर। ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज किए जाते विद द कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर के, हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऑल इनटू वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, हर एक जो यूनिट हमारी वेरिएबल फैक्टर की वो होमोजीनियस है। एंड एडवोकेट और स्टैंडर्ड डज ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड, और जो एडवोकेट और स्टैंडर्ड जो हमारा फैक्टर है वो उसके अंदर अप्लाई किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? सबसे पहले हमारी क्या है, यूनिट ऑफ लेबर्स 1 2 3 4 5 6 हमारी लेबर है। यूनिट ऑफ कैपिटल हमारी 1 1 1 है। देन टोटल प्रोडक्ट है हमारे 5 8 10 11 11 एंड 10, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे 5 3 2 1 0 एंड -1। तो क्या होगा, हमने इस लॉ के अंदर क्या स्टडी किया है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जो उसकी एडिशनल यूनिट होती है 5, फिर इसके अंदर क्या चेंज आया, 3 का चेंज आया 3, फिर इसके अंदर कितने का चेंज आया 2, फिर इसके अंदर कितने का चेंज आया 1, फिर ये क्या हो गया 0, कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट रह गया। उसके बाद ये क्या चला गया, नेगेटिव चला गया, डिमिनिशिंग चला गया। तो मार्जिनल जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या बोलता है कि मार्जिनल जो हमारे फैक्टर, मार्जिन जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो एडिशनल हमारी यूनिट्स होती हैं वो क्या होती, कम होती जाती हैं। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्या होंगी, वो कम होती जाती हैं और वो माइनस भी हो सकती हैं। देखो एवरेज जो हमारा प्रोडक्ट है वो माइनस नहीं होता है, इसके अंदर नहीं दिया गया है, बट समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन वो कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे, देन वो डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस भी हो सकता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, बट एवरेज प्रोडक्ट माइनस नहीं होता है। और अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने के बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, वो माइनस हो गया। इसी तरीके से हमारे मार्जिन प्रोडक्ट क्या होगा, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज ही हो रहा है। वो देखो पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर वो माइनस चला गया। तो सेम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज ही हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है और फिर वो 0 हो गया एक टाइम पे आके, और देन वो नेगेटिव हो सकता है। इन दोनों फिगर्स के अंदर शो किया गया है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज इन द डिक्रीजिंग रेट एंड इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ टीपी कर्व्स, एंड एट पॉइंट पी इट बिकम्स मैक्सिमम एंड बियॉन्ड दैट स्टार्ट रिड्यूसिंग, जैसे मैंने आपको समझाया। और शोज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर इंडिकेट डाउनवर्ड स्लोपिंग एमपी कर्व्स, बियॉन्ड पॉइंट इट बिकम्स 0 और इवन नेगेटिव, एंड द लो कैन बी प्रोपोर्शनेट टू इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको समझाया, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है causes of the operations of the law of diminishing returns और diminishing return to a factor। क्या cause होंगे कि law of diminishing return होता है? सबसे पहले फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस वजह से भी हमारा जो लॉ है, जो हमारा कर्व है, वो क्या हो सकता है, डिमिनिशिंग हो सकता है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबल। अब इनपरफेक्ट फैक्टर को यूज कर रहे हो जो परफेक्ट है ही नहीं एक दूसरे के सामने, एग्जाम्पल क्या होगा, कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। आप एडिशनल कैपिटल ना लगा के आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को। नेक्स्ट हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, जो हमें फैक्टर दिए गए हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो दैट्स वाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जो हमारा प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता जाता है। देन अप्लीकेशन ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, वेल द पार्ट विच
Nature plays in productions shows a tendency to diminishing return, the part will man plays it showing a tendency to increasing return. इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो नेचर है वो प्ले करता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो टेंडेंसी जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न है, बट मैन क्या बोल रहा है कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न है। अप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या बोला गया है, जब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लेबर एंड कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं डिजायर एक्सटेंड के अकॉर्डिंगली, क्यों? बिकॉज द वेरिएबल फैक्टर बट नॉट द लैंड विच हैपन्स टू बी द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, बट नॉट द लैंड बिकॉज दिस आर द वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर है। ये नहीं कि लैंड वेरिएबल फैक्टर है, लैंड तो वही फिक्स्ड फैक्टर है, बट हैपन्स इन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट ये होता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। एप्लीकेशन टू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्री सबसे पहले हमारे, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट more and more minerals on has to go deep into the mines. Deep mining implies more expansions and lightings, humping out of waters, more wages to laborers, etc. than before. इसके अंदर क्या बोला कि जब माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो डीप माइनिंग जब हम करते हैं, जमीन में जब हम खुदाई करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस लगाने पड़ेंगे, लाइटिंग का खर्चा ज़्यादा होगा, पंपिंग का खर्चा ज़्यादा होगा, वाटर हमें ज़्यादा चाहिएगा, वेजेस हमें लेबर को ज़्यादा देनी पड़ेगी। देन हमारा बिल्डिंग लो ऑल्सो अप्लाइज टू द मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग्स, हायर द बिल्डिंग लार्जर द प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर एंड द अपर स्टोरी। इसके अंदर क्या बोला, अगर हमें बिल्डिंग बड़ी बनानी है तो लार्ज हमें प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर उसके अंदर लगाने पड़ेंगे। फिशरीज, द स्टॉक ऑफ फिश एट एनी गिवन स्पॉट्स ऑफ द रिवर्स और द कोटेज इन is always limited. As more and more of the fish is taken out, its stock will be go on falling. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिश खाएंगे, या मतलब देखो जिस चीज़ की ज़्यादा कंजप्शन होगी उसकी शॉर्टेज भी होगी। हमारे यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा लगता है, ज़्यादा फ्यूल लगता है, तो उस टाइम पे उसकी कंजप्शन ज़्यादा है तो उसकी शॉर्टेज भी होगी, तो उसके रेट भी इंक्रीज़ होंगे। तो वही चीज़ है, अगर आप ज़्यादा फिशेज़ कंज्यूम करोगे, मोर एंड मोर फिशेज़ आर टेकन एंड स्टॉक के अंदर उसको ज़्यादा लेके आओगे तो वो फिर फॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देन अप्लीकेशन टू इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर इंक्रीज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, capital and labors play a greater role in the land and during the short periods. Capital is generally fixed, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो हमारी जनरली फिक्स्ड होती है इन द सप्लाई के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की थ्योरी से करें तो मिल्स ने क्या बोला है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, वेरी लो। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन लैग्स बिहाइंड इंक्रीज पॉपुलेशन, जो हमारा फूड ग्रेन का पॉपुलेशन है वो लैग करता है बिहाइंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो ने क्या बोला है, इस थ्योरी के अंदर जो हमारी फर्स्ट डोज है लेबर एंड कैपिटल की, अगर हम अप्लाइड करेंगे लैंड एंड वेल्थ के अंदर, लैंड के ऊपर, तो मोर रिटर्न देगा हमें सेकेंड डोज से। जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट एंड सेकंड डोज के अंदर उसको बोलेंगे हम रेंट। एंड बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही होगा, उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही है। अगर हम मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और एम्प्लॉय अगर हम करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, डाउन होता जाएगा, फॉल हो जाएगा। बेसिस ऑफ द ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या बोला गया है, लॉ जो हमारा प्रोडक्शन डिसाइड किया है कि ऑप्टिमाइज और इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम हमारा कब स्टिक होगा, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी, वो दोनों बढ़ रही हैं और वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी, जब वो एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। एंड द बेसिस ऑफ इन्वेंशंस, इन ऑर्डर टू चेक द ऑपरेशंस ऑफ द दीज लॉ नीड इज फेल्ट टू मेक न्यू इन्वेंशन, इट इज टू कंसर्न एंड द ऑपरेशंस ऑफ दिस लॉ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वेंटेड। इसके अंदर क्या बोला गया है कि इसके अंदर देखा जाता है कि नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट की गई है। Effect on economic development, according to Ricardo, operations of these laws is responsible for the stationary states of the economic development of the country. Importance of industry, the law of strict the significant of manufacturing industries in the yield of productions, the law begins the operate in the agriculture at very अर्लियर स्टेज। जो ये लो है ये हमारे बहुत अर्लियर स्टेज में लग जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। Basis of migrations of population in overpopulated, less developed country, a large part of population depends on the agriculture for its substitute. अगर जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज है जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो डेवलप्ड बहुत ज़्यादा कम है, तो वो जो कंट्रीज है वो ज़्यादातर डिपेंड होती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर।
हमारी जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, वो डेवलप हो रही है, बट हमारी कंट्री के अंदर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, हमारा जो लॉ वो पोस्टपोन क्यों होता है? सबसे पहले द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इफ इम्प्रूविंग इन टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूव करते हो। इन अदर वर्ड द वेरिएबल प्रोपोर्शंस बिकम्स inappropriate when improved technology introduce causing and increasing in the productions and fall in the cost। तो उस टाइम पे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। एंड द ऑपरेशंस ऑफ द लॉ मे बी proportionated also when the factors of productions are perfect substitute। तब भी हो सकता है जब हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। इन सच अ सिचुएशन द लिमिटेशन ऑफ फिक्सिडिटी ऑफ फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। जो मैंने आपको बताया था ना, फिक्स्ड होते हैं फिक्सिडिटी ऑफ फैक्टर, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। Law of variable proportion. Law of variable proportion is that which predict the consequences of variation and the proportion of which the fixed and variable factor of production are used। जिसके अंदर fixed और variable factor use किए जाते हैं। Law of variable proportion states that input of one resources is increased by equal instrument per unit of the time, and while the input of other resources are held constant, total output will increase, but beyond some points the resulting output increase will become स्मॉलर एंड सिमिलर। जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो हमारा स्मॉलर सिमिलर रहेगा। अजम्पशंस इसकी क्या होंगी? वन ऑफ द फैक्टर आर वेरिएबल एंड विल ऑल द फैक्टर्स आर द फिक्स्ड। एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा, दूसरा फैक्टर हमारा जो भी फैक्टर होंगे वो हमारे फिक्स्ड रहेंगे। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस इक्वल एफिशिएंट्स, देयर आर नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर यूज करते हैं। जो लो है ये भी इम्पोर्टेंट लो है, इसके अंदर हमें 3 स्टेजेस दी गई हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी है ये, जिसके अंदर हमारा लो है, जो हमारा टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। देन वो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। देन यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया, देन वो डिक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो एमपी है वो जीरो भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो हमारा एपी है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। वो डिक्लाइनिंग हो जाएगा बट वो जीरो कभी भी नहीं होगा। ये हमारा जो लो है वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारा टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। देन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। देन वो कांस्टेंट हो गया है इस पॉइंट के ऊपर। देन वो डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। देन इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, मार्जिनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, बट एवरेज प्रोडक्ट हमारा कम है मार्जिनल प्रोडक्ट से। देन वो एक पॉइंट पे आके यहाँ पे हमारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं वो हो गए। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगा डिक्रीजिंग रेट से। उस टाइम पे हमारा एपी ज़्यादा था मार्जिनल प्रोडक्ट से। देन एपी हमारा चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, बट एमपी इज हमारा जीरो एंड नेगेटिव हो जाता है। थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ टोटल मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा। यूनिट ऑफ लैंड हमारी 1 यूनिट ऑफ लेबर हमारी 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्ट हमारे 2 5 9 एंड 12। अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो हमारा क्या हो गया 3 4 एंड 3। ठीक है, इसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा, एवरेज प्रोडक्ट हमारा 2 2.5 3 एंड 3। देन इसके बाद है हमारा, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले 3 है हमारा, फिर वो इंक्रीज हुआ 4 हुआ, देन वो क्या आ गया, फिर से 3 आ गया। एंड एवरेज प्रोडक्ट हमारा 2 है, फिर 2.5, फिर वो 3, इसके साथ यहाँ पे 3 एंड 3 हमारा कांस्टेंट हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया है। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारी 5 6 7 14 15 एंड 15। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया है। 2 1 एंड 0 पे आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है 2.8 2.5 एंड 2.1। कम हो रहा है बट वो जीरो नहीं होगा। और फिर हमारा एंड जो है वो हमारा 14 है, हमारा क्या टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, नेगेटिव चला गया है। एंड एवरेज प्रोडक्ट हमारा 1.7 है, बट वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। सेकेंड टॉपिक है, इसी साल के अंदर पूछा गया है। देन है हमारा रिटर्न टू स्केल। डेफिनेशन होगी इसकी, रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर टू टोटल आउटपुट और एज ऑल यूनिट्स आर एंड द लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट वेरिएबल। बिहेवियर स्टडी करते हैं टोटल आउटपुट का, एंड ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। हर एक जो इनपुट है वो हमारे वेरिएबल है। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सपोजिंग इंटेक्चुअल प्रोडक्शन फंक्शन हमारे क्या है, P इक्वल्स टू F एंड L के, एंड इफ बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर L and capital K are increased in the same proportion, then the production function will be rewriting as, rewrite करेंगे P1 equals to F and M L and M K। इसको हम और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे आगे। सबसे पहले हमारी यूनिट ऑफ लेबर है, यूनिट ऑफ लेबर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। यूनिट ऑफ कैपिटल हमारी 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। देन हमारे परसेंटेज इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल हमारी है 100%, 50, 33, 25, 20, 16 एंड 14। देन टोटल प्रोडक्ट हमारा 10 30 60 80 100 110 120 एंड 125। देन हमारा परसेंटेज चेंज इन द इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट हमारा है 200 100 33 25 10 9 एंड 5। तो सबसे पहले हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है ये। देन हमारी कांस्टेंट हो गई है, यहाँ पे सेम है हमारी। और देन हमारी डिमिनिशिंग स्टार्ट हो गई है, डिक्रीज हो रही है। कॉलम परसेंटेज इंक्रीजिंग कैपिटल एंड लेबर्स डिजायर्ड एज फॉलोज। परसेंटेज चेंज इन लेबर हम क्या होगी हमारी 2 - 1 हम डिवाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज चेंज आ जाएगी। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन कैपिटल डिटरमाइन हम कर सकते हैं सेम मैनर के अंदर, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज उस तरीके से भी निकल आएगी। एंड वी फाइंड दैट द परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल इन द सेम sense both change in the same proportions। The column 5 and is percentage change in the total productions is the determined as follows। जो हमारी परसेंटेज चेंज हम निकाली है 200 और 100 जो हमारी थी वो किस तरीके से निकालेंगे, 30 - 10 डिवाइड बाय, अगर हम 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज चेंज निकल आएगी जो हमारी टोटल प्रोडक्शन डिटरमाइन हमने की है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल हमारे क्या होंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमारी क्या हो रही है, सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है हमारा स्केल इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है। हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रेट पे हमारा स्केल चेंज हो रहा है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन द गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स एंड द इन सेम कांस्टेंट रेशियो कोज इन इक्वल परसेंटेज चेंज एंड इंक्रीज इन आउटपुट। जब हमारा इफ 10% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट 10% इंक्रीज इन, अगर हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है तो वो भी 10% ही इंक्रीज होगा। तो उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर होगा। कॉन्स्टेंटली अगर हमारा 10 इंक्रीज हो रहा है तो 10 इंक्रीज होगा, अगर हमारा 5 इंक्रीज हो रहा है तो 5 इंक्रीज होगा, अगर हमारा 20 इंक्रीज हो रहा है तो 20 इंक्रीज होगा। मैंने इसे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हमारा 10 10 10 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हमारा हो गया। डायग्राम हमारा ये फर्स्ट का है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का। मैंने बाद में बनाया होगा इसलिए बाद में लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है रिटर्न, जो हमारे हर एक फैक्टर में इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन आउटपुट 5 10 15 20 10 25 इस तरीके से हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल कब अक्कर होता है, जब हमारा परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर इनपुट इन द सेम कांस्टेंट रेशियो कोज प्रोपोर्शनली लेसर इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब हमारा इनपुट तो चेंज हो रहा है बट हमारे आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल होगा। यहाँ पे हमें बोला गया है अगर हमारा 15% इंक्रीज हो रहा है ऑल फैक्टर इनपुट आउट के अंदर बट सेज ओनली 10% इंक्रीज इन आउटपुट, बट हमारा 10% ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा 50% क्या हो रहे हैं, इनपुट इंक्रीज हो रहा है बट हमारा 10% आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो दैट्स वाई डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल होगा हमारा। कैंट कर्व एंड और आइसो प्रोडक्ट अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा गया है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर। आइसो कैंट कर्व हमारा क्या होता है, शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फिजिकल कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन इन गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमारे सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करते हैं जो हमें इनपुट फिजिकल कैपेबल हैं प्रोडक्शन के लिए, लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। आइसोकेंट एंड रिटर्न टू स्केल, आइसोकेंट एनालिसिस हैज अप्लाई been used by the economist and explained and illustrate return to scale। Assumption sense की main assumptions of isocant curves as टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर यूज किए जाते हैं, कांस्टेंट टेक्निक होती है एंड डिविजिबल फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट, पॉसिबिलिटी है टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इट इज फर्दर अज्यूम दैट द अंडर गिवन टेक्नोलॉजी फैक्टर्स आर प्रोडक्शंस आर यूज्ड विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी। देन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, सबसे पहले हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू सिचुएशन विच आउटपुट इंक्रीज as a greater proportion than the increasing factor input or increasing scale of operations and less than the increase in output।
तो वो इंक्रीज हो रहा है सबसे ज़्यादा। हमारे इस फिगर के अंदर शो किया गया है 15 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल्स आर डबल्ड फ्रॉम द 2 यूनिट टू 4 यूनिट। वो 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गई हैं 15 यूनिट से। एंड द 50 यूनिट टू 120 यूनिट इंक्रीज रिटर्न टू स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एन इकोनॉमिक टू स्केल। इंक्रीज रिटर्न टू स्केल को हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारा क्या हो गया 15 यूनिट से क्या हो गई डबल हो गई 120 तक हम पहुंच गए। इसके बाद है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। Diminishing return to scale refers to situation in which output increase in the lesser proportion। output जो increase हो रहा है वो less proportion के अंदर हो रहा है then the increase in factor of input। जो हम अगर input बढ़ा रहे हैं but output हमारा less हो रहा है। हमारे इस फिगर के अंदर शो किया गया है 15 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल्स आर डबल्ड फ्रॉम द 2 यूनिट टू 4 यूनिट। वो 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गई हैं 15 यूनिट से। एंड the 50 unit to 120 unit increase return to scales are also called an economic to scale। increase return to scale को हम economic of scale भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारा क्या हो गया 15 यूनिट से क्या हो गई डबल हो गई 120 तक हम पहुंच गए। इसके बाद है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू सिचुएशन इन विच आउटपुट इंक्रीज इन द लेसर प्रोपोर्शन। आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है वो लेस प्रोपोर्शन के अंदर हो रहा है देन द इंक्रीज इन फैक्टर ऑफ इनपुट। जो हम अगर इनपुट बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट हमारा लेस हो रहा है। हमारा क्या शो कर रहा है ये फिगर हमें शो कर रहा है कि डबलिंग क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन द प्रोड्यूसर इज अनेबल टू डबल द आउटपुट। तो उसका जो आउटपुट है वो भी डबल होना चाहिए बट देर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है तो दैट्स वाई द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आर डिस इकोनॉमिक टू स्केल भी हम जिसको बोल सकते हैं। इस टाइम पे अगर हम इनको देख रहे हैं तो 50 से हमारा वहाँ पे 120 हुआ था बट डिमिनिशिंग है आउटपुट हमारा इनपुट के इंक्रीज करने से हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। देन नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एक्सपेंशन इन आउटपुट हैपन्स टू जस्ट प्रोपोर्शन एंड एक्सपेंशन इन फैक्टर इनपुट। जितना हमने एक्सपेंशन आउटपुट के अंदर किया उतना ही इनपुट के अंदर होगा कांस्टेंट रेट पे चलता रहेगा। पे हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर होगा जितना हमने आउटपुट बढ़ाया। अगर हमने आउटपुट बढ़ाया है 50 से हमने अगर हमने बढ़ाया है 2 से 4 किया है तो हमारा 50 से 100 हुआ है और अगर हमने आगे बढ़ाया तो हमारा 100 से 150 हुआ है। कांस्टेंट रेट पे वो इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद है आइसोकेंट कर्व एंड रिटर्न टू फैक्टर। वो हमने स्केल पढ़ा है फैक्टर है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सबसे पहले हमारा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर अकर व्हेन एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स लेबर इंक्रीज टोटल आउटपुट एज एट इंक्रीज। अगर हमारी लेबर इंक्रीज हो रही है तो टोटल आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होगा। ये हमारी फिगर है वो क्या शो करती है जो हमारी कैपिटल है वो कांस्टेंट दे रखी है एंड द लाइन आर पी जो हमारी वो कांस्टेंट है हमारी कैपिटल दे रखी है। देन जब हम इट कोल्ड आउटपुट पाथ द आइसोकेंट कर्व इज 100 200 300 400 एंड यूनिट ऑफ आउटपुट शोइंग द आउटपुट इंक्रीज बाय द कांस्टेंट अमाउंट बाय द 100 यूनिट। जो इंक्रीज हो रहे हैं वो कांस्टेंट अमाउंट से हो रहे हैं 100 यूनिट से वो इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर इंक्रीज हो रही है हमारी एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ओनली डिमिनिशिंग रेट के ऊपर। देखो बढ़ तो रहे हैं बट डिमिनिशिंग रेट के ऊपर कोई ज़्यादा है कोई कम है डिक्रीज हो रहा है कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है तो डिमिनिशिंग रेट के ऊपर बढ़ रहे हैं ये। हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर इसके अंदर ई एफ इक्वल्स टू एफ जी एंड इक्वल्स टू जी एफ कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं हमारे ई एफ हमारे इक्वल होगा बिल्कुल कॉन्स्टेंट रेट पे हैं 100 200 300 400 बिल्कुल कॉन्स्टेंटली हमारा इंक्रीज कॉन्स्टेंट चल रहे हैं। के साथ हमारी यूनिट थर्ड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट 4 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और यूनिट 4 के रिवीजन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो मैंने आपको सरप्राइज बताया था वो बताना चाहती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। जो करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। आप लोग बोलते हो भाई कोई कोई बोलता है कि आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमें दे दीजिए कोई बोलता है केयू यूनिवर्सिटी का दे दीजिए। भाई मैं जहाँ से हूँ जहाँ तक मेरे पास अवेलेबल हो पाते हैं वहाँ तक मैं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा पाती हूँ। अब आगरा कहाँ है मैं कहीं हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मुझे नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको कैसे प्रोवाइड करवा दूँ। बहुत बार कमेंट आते हैं बट जब मेरे पास अगर मैं ट्राई कर रही हूँ कई जगह मैंने पूछे भी हैं बट नहीं हो पाते हैं भाई वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल। अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे ना तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी अवेलेबल। जितने हो पाते हैं जितनी चीज़ें मुझसे अवेलेबल हो पाती हैं मैं आपको ज़रूर करवाती हूँ। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मेरे पास अवेलेबल है और मैंने आपको ना करवाई हो। मैं हर चीज़ आपको अवेलेबल करवाती हूँ। मेरे पास पिछले साल के
क्वेश्चन पेपर पढ़े थे एमकॉम के सेकंड सेम के, वो भी मैंने आपको अवेलेबल करवाए कि भी आप पिछले साल के भी कर लो, करंट ईयर के मैं करवा दूंगी, पिछले साल के आप लोग खुद कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे जाके चेक कर सकते हो। पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने आपको अपलोड करवाए हैं। तो वही चीज़ है, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ये मत बोला करो कि भाई इसकी करवा दो या ये करवा दो। हाँ, आप लोग बोल दिया करो, मैं ये नहीं कहती मत बोला करो, बट अगर मैंने ये बोल दिया कि इट विल टेक टाइम, अगर वो टाइम लेगी वो चीज़, या फिर मुझे नहीं मिला, मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ कि भाई मुझे नहीं मिला, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए वेट मत किया करो, भाई अवेलेबल होगा तो मैं बता दूंगी कि हाँ भाई टाइम लेगी वो चीज़, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। बट मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो मैं ये बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास अभी अभी अवेलेबल नहीं है, और कभी होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर हमने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, मार्केट स्ट्रक्चर हमने बीकॉम के अंदर भी पढ़ा था, और मार्केट स्ट्रक्चर हम एमकॉम के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्टी हमें अब तक तो नहीं आई है भाई, हमने फर्स्ट सेमेस्टर भी करवा चुकी हूँ, मैं आपको सेकंड सेमेस्टर भी करवा चुकी हूँ, अब तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। अगर जिसने बीकॉम अच्छे से की है तो आप एमकॉम अच्छे से कर सकते हो, तो बहुत ईजी है। और यही चीज़ें एमबीए में भी है, मैंने एमबीए का सिलेबस भी पढ़ा था, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं एमबीए का सिलेबस भी डाल दूंगी, क्योंकि एमबीए का सिलेबस सेम है, करवाने की ज़रूरत है ही नहीं, एमबीए का सिलेबस जो हमने करवा रहे हैं वो सेम है। मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करती है प्रपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट डिमांड जो सेटिस्फाई करती है आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हमें सेटिस्फाई करता है, फर्म और इंडस्ट्री को जो आउटपुट सेटिस्फाई करता है उसको डिफाइन करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। फीचर्स ऑफ मार्केट, एरिया आपका डिपेंड करता है, मार्केट इकोनॉमिक डस मीन नॉट मीन एंड पर्टिकुलर प्लेस, आपकी जो बायर एंड सेलर जहाँ से बाय कर सकते हैं वो एरिया, एंड बायर एंड सेलर, बोथ बायर एंड सेलर जो नीड होती है मार्केट के अंदर, बायर भी ज़रूरत है सेलर भी ज़रूरत है। देन वन कमोडिटी, इन इकोनॉमिक एवरी कमोडिटी हैज़ ओवन मार्केट, हर एक कमोडिटी अपनी खुद की एक मार्केट होती है, जैसे कि वीट मार्केट, शुगर मार्केट, और जैसे हम बोलते हैं ना भाई, अब ये हम क्या जा रहे हैं, फ्रूट मार्केट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हम वीट मार्केट के अंदर जा रहे हैं, गेहूँ बाजार और सब्जी बाजार, फ्रूट मार्केट, और जो हमारे होते हैं ना उन बाजार के अंदर जा रहे हैं। कंपटीशन होता है कोई भी, मतलब बिटवीन बायर एंड सेलर फ्रीली कम्पिटिट करते हैं वो एक दूसरे के साथ। मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आएगा कि बार लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ड्यूगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं जो सेल करते हैं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हमारे सेलर होते हैं और बहुत ज़्यादा बायर होते हैं। ड्यूगोपोली के अंदर क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है विद नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट से। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सी फर्म होती हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती हैं, नो फर्म्स लार्ज एंड इनफ रिलेटिव एंट्री मार्केट एंड एनेबल इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। अजम्पशंस इसकी क्या होंगी, लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर होते हैं बट स्मॉल साइज होता है हमारा बायर एंड सेलर का, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नॉलेज होती है उनको मार्केट के बारे में, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, फर्म आ भी सकती हैं जा भी सकती हैं, फ्री फ्रॉम चेक, फ्रीली होते हैं चेक से, एंड परफेक्ट मोनोपोली यूज़ करते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको नहीं लगानी पड़ती, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट उनको सेलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन का कौन डिटरमाइन करता है प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनी इंडिविजुअल सेलर, कोई इंडिविजुअल सेलर के डिटरमाइन नहीं किया जाता है, वो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोकस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वो डिटरमाइन किया जाता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी हो रही है, मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है उस कमोडिटी की, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है।
मार्केट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स 50, 40, 30, 20, 10, प्राइस पर यूनिट 5, 4, 3, 2, 1। मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स एक्स क्या है हमारी 10, 20, 30, 40, 50। तो इसी तरीके से हम उसको डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर दे रखा है हमारा, देखो यहाँ पे हमारी शॉर्टेज है एंड ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। ये हमारी शॉर्टेज शो करे कि ये हमारी इंडस्ट्री सरप्लस है, यहाँ पे हमारी सरप्लस है जब हमारे पास ज़्यादा है हमारी सप्लाई, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज है गुड्स की, मतलब डिमांड और सप्लाई की हमारे पास शॉर्टेज, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई की शॉर्टेज है, यहाँ पे हमारी सरप्लस है, दोनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली, क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मोनोपोली के अंदर वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। एंड प्रोडक्ट जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं, एंड मोनोपोली के अंदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएट दोनों होते हैं। प्राइस जो होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यूनिफॉर्म होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर नॉट यूनिफॉर्म बट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते रहते हैं, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर भी। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एंट्री ऑफ फर्म हमारी फ्री एंट्री होती है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर नो एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है, और मोनोपोली के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, नॉट पॉसिबिलिटी। नॉलेज ऑफ परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, एंड मोनोपोलिस्टिक के अंदर इनपरफेक्ट नॉलेज होती है, और मोनोपोली के अंदर भी इनपरफेक्ट नॉलेज होती है। मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी होती है, और मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली के अंदर इनपरफेक्ट मोबिलिटी होती है। फर्म डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्टली इलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर रिलायबल मोर इलास्टिक होता है, और मोनोपोली के अंदर रिलायबल लेस इलास्टिक होता है। स्लोप ऑफ फर्म डिमांड कर्व हमारा क्या होगा? ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, एम आर इक्वल्स टू एम आर हमारी इक्वल होगी ए आर के। एंड हमारी मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा? स्लोप डाउनवर्ड होगा विद द हाई इलास्टिसिटी, एंड मोनोपोली के अंदर स्लोप्स डाउनवर्ड विद द लो इलास्टिसिटी के अंदर होगा। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं रिक्वायर्ड होती है, नॉट रिक्वायर्ड, एंड मोनोपोलिस्टिक के अंदर वेरी सिग्निफिकेंट, एंड जो हमारा मोनोपोली होता है उसके अंदर भी नॉट रिक्वायर्ड। देन डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, इसके अंदर नो कंट्रोल ओवर प्राइस, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस मोनोपोलिस्टिक के अंदर, फुल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस मोनोपोली के अंदर। देन ए आर इक्वल्स टू ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा, ए आर इक्वल्स टू ए सी नॉर्मल प्रॉफिट, एंड ए आर इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब ए आर हमारा जब ज़्यादा कम है ए सी से। देन बिजनेस चेक, नो चेक होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, सम चेक होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर, मैनी चेक होता है मोनोपोली के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर एग्जिस्ट करती है, और मोनोपोली के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली के अंदर क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ सेलर हमारे लार्ज होते हैं, ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर होते हैं। डिमांड का स्लोप हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का, और किन की डिमांड कर्व हमारा ओलिगोपोली का होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैन बी फिक्स्ड होता है हमारा ओलिगोपोली के अंदर, प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर फर्म के थ्रू हमारा प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड किया जा सकता है। रिलेशनशिप ऑफ फर्म आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, मोनोपोली के अंदर जो फर्म होती है वो ऑलवेज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही होती हैं, बट ओलिगोपोली के अंदर फर्म आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट होती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड इज फाउंड, product differentiate is found, and may or may not be product differentiate is found in oligopoly. Characteristics of perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly के अंदर क्या होंगी? सबसे पहले perfect competition है हमारा। perfect competition का एग्जाम्पल है हमारा parts of agriculture are rational close, number of product many होते हैं, and types of product standard होते हैं, power of firm over price none, and barriers of entry low होते हैं, and non price competition none। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर रिटेल ट्रेड होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैनी होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, पावर ऑफ फर्म सम होती है, बैरियर लो होते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है इसके अंदर। ओलिगोपोली के अंदर कंप्यूटर, फ्यू, ऑयल एंड स्टील, फ्यू होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड और डिफरेंशिएट होता है, सम हमारे फर्म के पास पावर ऑफ फर्म ओवर प्राइस हमारा कुछ होता है, एंड बैरियर ऑफ एंट्री हाई होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है इसके अंदर, नॉन प्राइस कंपटीशन जो हमारा होता है। मोनोपोली के अंदर पब्लिक यूटिलिटी होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा वन होता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारा यूनिक प्रोडक्ट होता है, पावर ऑफ फर्म
ओवर प्राइस हमारा कंसिडरेबल होता है, बैरियर ऑफ एंट्री हमारे वेरी हाई होते हैं, और नॉन प्राइस कंपटीशन हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर होते हैं, सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट एंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, a firm under monopolistic competition produce up the limit when the marginal cost is equals to marginal revenue। जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी तो वो अब तक हमारी प्रोडक्शन कर सकती है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म हमारा कब होगा? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड। दो तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम होता है। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन रेफर्स टू दैट फर्म पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड। जब हमारी इंक्रीज हो रही डिमांड तो एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसको हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होता है? जिस टाइम पे हमारे क्या होता है, जो फर्म इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट ई, जो फर्म हमारी इक्विलिब्रियम पे वो है हमारा पॉइंट ई, जिस टाइम पे हमारी क्या कर रही है? एम आर ए सी को इक्वल तक कट कर रही है। जब हमारी एम आर इक्वल होगी ए सी के तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और पॉइंट ई इंडिकेट व्हाट द फर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ एम एंड प्राइस ऑफ equilibrium output, and this equilibrium am is greater than average cost। जो am है वो ग्रेटर है हमारी एवरेज कॉस्ट से, एंड हेंस द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो am है हमारा, यहाँ पे है am, सॉरी कहाँ पे है am, सॉरी यहाँ पे है am जो है वो ग्रेटर हमारे एवरेज कॉस्ट एंड bm से। तो उस टाइम पे ये जो है हमारा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होगा? जिस टाइम पे ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जब हमारा एम सी इक्वल होगा एम आर के, और जब हमारी ए आर जहाँ टच करेगी ए सी को तो उस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब मिनिमम लॉस कब होगा? इन शॉर्ट पीरियड ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम में भी इनका लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज़ द मिनिमाइज लॉस ऑफ द फर्म। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेम हम बताएंगे सबसे पहले कि हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एम आर इक्वल होगी हमारी एम सी के, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द फर्म विल बी प्रोसीड ओ एम यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एम इज ओ पी। ओ एम एंड ओ पी जो है हमारा ओ पी वन, एंड एवरेज कॉस्ट हमारी ओपी, एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म इज मोर देन द प्राइस। जो एवरेज कॉस्ट हमारी फर्म की है वो ज़्यादा है प्राइस से, तो उस टाइम पे हमारा लॉस होगा। लॉन्ग रन पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सबसे पहले हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जैसे मैंने आपको बताया ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिस टाइम पे हमारा एम आर इक्वल होगा एम सी के, एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होगा? जब ए एम एंड हमारा पी ओ है वो हमारे बिल्कुल, जब हमारी ए आर टच करेगी ए सी को, और वो जो पॉइंट हमारा होगा इस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन होती है जिसके अंदर सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कमोडिटी का, और बैरियर होता है एंट्री एंड एग्जिट का। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, किस तरीके से हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर मोनोपोली के अंदर? तो टू टाइप ऑफ डिफरेंशिएट अप्रोच हम यूज़ करते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एनालिसिस, एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एनालिसिस के अंदर क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कैन बी मिनिमाइज प्रॉफिट सेलिंग एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट एट विच डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। जब हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा? उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा। इस टाइम पे हमारा ये जो जब यहाँ पे मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस के अंदर क्या होगा? जब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगी मार्जिनल कॉस्ट एट अ पॉइंट, उस टाइम पे हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी जब हमारी एम आर इक्वल होगी एम सी के। इसके बाद प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली एट स्टेटेड विद द रेफरेंस टू द टू टाइम पीरियड। टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली होगा। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। Price determination under short period and short run equilibrium. Short run refers to people which time is so that the monopolistic cannot be change fixed factor and like machinery and plant वो चेंज नहीं होते फिक्स्ड फैक्टर उसके अंदर। इसके अंदर हमें दिया गया है मोनोपोली जो है इक्विलिब्रियम
फेस करते हैं 3 सिचुएशन के अंदर, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होगा? जिस टाइम पे ए एम एंड सी डी हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये हो गया। इसके बाद जो हमारा ए एम प्राइस है विच इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट बी एम, जो बी एम से ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। थस इन द सिचुएशन द टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ए बी एंड ए बी डी सी, या फिर ए बी सी डी जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होगा? इफ इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मोनोपोस्टिक प्राइस ए आर इज इक्वल्स टू इन द एवरेज कॉस्ट, जब हमारा ए आर इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के, तो उस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड देन इट विल बी अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट। इस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ये अर्न करेगा, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, ए आर जब एम आर जब इक्वल होगी एम सी के, तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी ए आर को कट करेगी ए सी एट अ पॉइंट, उस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमारा मिनिमम लॉस। इन शॉर्ट रन मोनोपोस्टिक कैन बी इनकर लॉस ऑल्सो। शॉर्ट run price falls due to depression and the fall in the demand. The monopolistic may be continue the production so long as the low price covers in the average variable cost. इसके अंदर वही चीज़ बोली गई है, जब हमारे ए आर एम आर इक्वल होगा ए सी एम सी के, तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। एंड द प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एम इज फिक्स्ड एट ओ पी वन, एंड एट द प्राइस एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व टच ए आर कर्व एट अ पॉइंट ए। जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व है वो हमारा कट कर रहा है, पॉइंट टच कर रहा है एट अ पॉइंट ए पे, एंड इट मीन्स द फर्म विल गेट ओनली एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व टच ए आर एट पॉइंट ए। तो इसका मतलब क्या होगा? वो सिर्फ एक एवरेज वेरिएबल कोस्ट को ले रही है, वो ए सी को नहीं ले रही है, सिर्फ एवरेज वेरिएबल कोस्ट को ले रही है। तो उस टाइम पे हमें लॉस हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा लॉस का पॉइंट है। ए पी वन पी एंड एन ये हमारा लॉस है। ठीक है, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, जहाँ पे हमारा क्या होगा? ए बी पी और एन ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है? जब हमारी एम आर को कट करेगा एम सी, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। एंड इन दिस फिगर हैंस ओ एम इन इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड ओ एन इक्विलिब्रियम प्राइस, बी एम इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड प्राइस ए एम, जो प्राइस ए एम है, बिगेन मोर देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बी एम, तो ज़्यादा है बी एम से, तो उस टाइम पे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू मोनोपोस्टिक अर्न एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट। हिज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी, उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? ए बी पी एन। ठीक है, जो हमने शो किया है इस फिगर एरिया के अंदर, जो शेडेड एरिया है वो। नेक्स्ट हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक मार्केट होती है जिसके अंदर फ्यू सेलर होते हैं, ऑफर करते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। देयर आर द फ्यू सेलर दैट आर रिकॉग्नाइज म्यूचुअल डिपेंडेंट। कुछ जो सेलर होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंट को। Output determination under monopoly, pure monopolistic and perfect competition all refers to rather clear-cut market arrangement. Oligopoly does not. It includes the tight oligopoly situation in which two or three firms dominate an entry market will be, and the loose oligopoly situation in which six and seven firms shares a large percentage of market. We shall study the price and output determination under oligopoly in the following situation. Independent price or price determination in non-exclusive oligopoly. Each firm follows independent price output policies and judgment about the directions and rival, and the firm's production homogeneity products may be lead in price war. And each firm has fixed price at the competitive level. हर एक फर्म का फिक्स प्राइस होता है competitive लेवल के अंदर, बिकॉज इफ अ फर्म फिक्स हायर प्राइस, अगर जो फर्म है वो हायर प्राइस फिक्स करेगी देन द अदर फर्म, देन द सेल विल बी फॉल। तो जो अदर फर्म की है वो सेल वो फॉल हो जाएगी। इट बिकम फिक्स लोअर प्राइस, तो वो लो प्राइस फिक्स करते हैं, देन द अदर फर्म टू विल बी लो द प्राइस एट देयर प्रोडक्ट। तो वो जो फर्म है वो भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर देते हैं। लिमिट ऑफ मोनोपोली प्राइस एंड लोअर लिमिट ऑफ मोनोपोली of competitive price. It's not theoretical possible to determine the exact price within these limits. However, there may be the following possibility. ये possibilities हो सकती हैं. There may be complete price instability and market result in the price war, and the price may be still down intermediate level at resulting the warring working and the market forces, and the firms may be expect prevailing price and adjust itself to the
प्रिवलिंग प्राइस, तो जो फर्म है वो अपने प्रिवलिंग प्राइस के अंदर उसको एडजस्ट करे। प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? प्राइस इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट एंड characterized and remarkable degrees stability and rigidity, particularly of in the resistance and the change in the downward direction. चेंज होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। रिजिड प्राइस चेंज इन द इन frequently and the usefully by the small amount of rigid price imply resistance in change in demand and cost. The oligopoly model with the Clicked demand curves offer and expanded of the price rigidity। क्लिक डिमांड कर्व ये हमने बना रखा है, ये होता है हमारा क्लिक डिमांड कर्व। क्लिक डिमांड कर्व क्या होता है? क्लिक डिमांड कर्व इज अ फर्म डिमांड कर्व दैट हैज डिफरेंट स्लोप्स ऑफ प्राइस इंक्रीज एज कंपेयर्ड विद प्राइस डिक्रीज। इसके अंदर बहुत डिफरेंट स्लोप्स होते हैं, जो प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा क्लिक डिमांड कर्व। इसके एजम्पशंस क्या होंगी? इफ वन फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, अदर फर्म विल ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस। अगर एक फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करे तो जो अदर है वो भी रिड्यूस कर देंगी। इफ वन फर्म इंक्रीज इट्स प्राइस, अगर एक फर्म इंक्रीज करी है तो अदर फर्म विल नॉट फॉलो द प्राइस इंक्रीज, तो जो अदर फर्म है वो फॉलो नहीं करेंगी, वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी। देयर इज एन established prevailing price and the marginal cost curve will pass through the dotted portions of the marginal revenue curve। जो marginal cost curve है वो पास होती है डॉटेड जो हमारा प्रोपोर्शन है marginal revenue curve से। The effect of increase and decrease in the price may be summarized as follows। प्राइस रिड्यूशन, अगर हमारा प्राइस एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस कर दिया तो दूसरी भी रिड्यूस करेगी, अगर एक ने बढ़ा दिया तो दूसरी नहीं बढ़ाएगी। प्राइस इंक्रीज जैसे मैंने आपको बताया ना, जो दोनों फिगर के अंदर शो किया गया है। देन प्राइस रजिस्ट्री, डिमांड साइड्स एंड सप्लाई साइड। डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन क्या होगी? क्लिक डिमांड कर्व रिवील करती है कि जो चेंज इन प्राइस हमारा है वो विल बी द वर्स्ट एंड सब्सटीट्यूट इंक्रीज इन द फर्म एंड प्रोडक्ट इज द राइज इन द प्राइस एंड सिंस द अदर फर्म विल नॉट फॉलो इट। ये आपको अच्छे से डायग्राम के अंदर समझ में आएगा। देखो प्राइस मूव्ड मैच, जो प्राइस मूव है वो मैच हो रहा है। अगर वो प्राइस को इंक्रीज करे तो वो भी इंक्रीज करें, अगर वो प्राइस को डिक्रीज करे तो वो डिक्रीज नहीं करेंगे उस चीज़ को। डू नॉट मूव मैच, वो मैच नहीं हो रही वो चीज़ें। और क्लिक डिमांड कर्व क्या शो करता है? क्लिक डिमांड कर्व दैट अ डिफरेंट स्लोप ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड कंपेयर्ड विद द डिक्रीज स्लोप्स। जो डिक्रीज और इंक्रीज है उनके साथ वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। आपको और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 4th यूनिट की भी सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अभी हमारी रिवीजन वीडियो तो हम सिर्फ उसको रिवाइज करें। कोलिसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ये फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर इन टेकिंग जॉइंट एक्शन एंड कीप देयर ब्रिंगिंग पावर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द कंज्यूमर। कोऑपरेटली काम करते हैं अगेंस्ट कंज्यूमर। इसके अंदर एडवांटेजेस एंड क्लोजर्स ऑफ द फर्म इज इंक्रीज प्रॉफिट, डिक्रीज अनसर्टेनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी में प्रोवाइड करवाते हैं एंट्री की। ये दो टाइप का होगा, परफेक्ट कोलिजन्स एंड इम्परफेक्ट कोलिजन्स। Legitimation under perfect collisions, इसके assumptions हैं हमारी। all the firms are the critical and the production homogeneous product होंगे। market demand and the product is critical demands and the demand at each possible price is known and the marginal cost of the all firms is also known and are the three firm A, B, C in the industry। Definition दे रखी है इसकी of independent firm whose propose the control the limit productions and maintain the increase in the price of product। ये determine करते price in output under conclusion may be explained with the help of the following diagram। डायग्राम की हेल्प से AR is average revenue and demand curves and critical point and MR is marginal revenue। AR is average revenue, MR is marginal revenue and the marginal cost curve of three firms हमें दे रखा है A, B, C रिस्पेक्टिवली। जो MC है इक्वली क्या है? बढ़ रहा है। MC इक्वली हमारा बढ़ रहा है और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा कब होगा? जब हमारी MR इक्वल होगी MC के, तो उस टाइम पे हमारा ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मेरा गला भी बिल्कुल बैठ गया, मेरा फ़ोन भी बोल रहा है कि भाई इसको कूल डाउन करो, बट आपको रिवीजन तो करवाना ज़रूरी है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी रेफर्स टू प्रोड्यूसर प्लान और आर्ट एंड डिस्पेंड प्राइस फिक्सेशन और प्राइस वेरिएंस इन द मैनर सच दैट द से सक्सेस इन द अचीव द स्टेबिलिटी एंड टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या? तो देखो नाम से पता चल रहा है, प्राइस ऐसा फिक्स करो, ऐसी स्ट्रेटजी लगाओ प्राइस को फिक्स करने के लिए कि जो कंज्यूमर है उसको ये ना लगे कि आपसे ज़्यादा प्राइस लिया जा रहा है, और जो सेलर है
वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर ले और उसकी सेल्स में मैक्सिमाइजेशन कर ले, ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया जाए। भाई इतनी मेहनत करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए न्यू सब्सक्राइबर हैं तो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? देखो, सर्वाइवल के लिए लॉन्ग रन अगर आपको चलाना है तो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं हम प्राइसिंग की, कि मतलब हम शो करते हैं कि प्राइस बहुत महंगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा, आपको हम लो प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, और वो प्राइस बिल्कुल उस प्रोडक्ट के लिए सही होता है। उस टाइम पे आप उसका सेल्स भी मैक्सिमाइज कर पाते हैं और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन करवाते हैं। सर्वाइवल के लिए, रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए, मार्केट शेयर के लिए, रेट ऑफ कैपिटल के लिए, मेकिंग मनी पैसा कमाने के लिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के लिए आप क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? अ प्रोडक्ट इज अ न्यू व्हेन इट इज फंक्शनली डिसिमिलर फ्रॉम द एनीथिंग अवेलेबल इन द मार्केट। प्रोडक्ट एक न्यू कब होता है? जब वो सिमिलर नहीं होता है, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, उनके वो सिमिलर नहीं होता है। तो वेदर द न्यू प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर्स एट व्हाट प्राइस दैट एक्सेप्टेबल। हम एक चीज़ देखेंगे कि वो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो किस प्राइस के ऊपर करेंगे। एंड इफ़ 3 और 4 प्राइस आर द फिक्स्ड, अगर हम 3-4 प्राइस उसके फिक्स करेंगे तो वॉल्यूम सेल्स एट इच, मतलब उसकी सेल कितनी होगी। तो वट शुड बी रिएक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और सब्सटीट्यूट, क्या रिएक्शन होंगे मैन्युफैक्चरिंग और सब्सटीट्यूट के? सबसे पहले प्रोडक्ट का टेस्ट रेफर करता है मेथड, जब हम उसका प्राइस फिक्स करते हैं, नए नया जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसका। टेस्ट मेकिंग according to S.L. Rao, taste marketing does not eliminate risk. It only improves knowledge and reduce the change in the expansion mistake. ये reduce करता है भाई जो हमारी expansion mistake होती है उसको। Sinking price policy, ये policies हम use कर सकते हैं। Implementation price policy and sinking price policy. Sinking price policy क्या होती है? When an entire new product जब हम introduce करते हैं firm market के अंदर, तो it takes the advantages of consumer who are willing to pay at high price in order to द फर्स्ट यूजर्स एंड द न्यू प्रोडक्ट। मतलब वो ये सोच के प्राइस ज़्यादा, मतलब क्या होता है जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आते हो तो आप उसका प्राइस ज़्यादा रखो, ज़्यादा रखोगे तो वो ये देखेंगे कि भाई नया प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, तो हाई प्राइस के ऊपर आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। टेस्ट मेकिंग according to S.L. Rao, taste marketing does not eliminate risk. It only improves knowledge and reduce the change in the expansion mistake. ये रिड्यूस करता है भाई जो हमारी एक्सपेंशन मिस्टेक होती है उसको। सिंकिंग प्राइस पॉलिसी, ये पॉलिसीज हम यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्राइस पॉलिसी एंड सिंकिंग प्राइस पॉलिसी। सिंकिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है? व्हेन एन एंटायर न्यू प्रोडक्ट जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म मार्केट के अंदर, तो इट टेक्स द एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर हु आर विलिंग टू पे एट हाई प्राइस इन ऑर्डर टू द फर्स्ट यूजर्स एंड द न्यू प्रोडक्ट। मतलब वो ये सोच के प्राइस ज़्यादा, मतलब क्या होता है जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आते हो तो आप उसका प्राइस ज़्यादा रखो, ज़्यादा रखोगे तो वो ये देखेंगे कि भाई नया प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, तो हाई प्राइस के ऊपर आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। क्रिएशन प्राइस पॉलिसी क्या होती है? फिक्सिंग अ लोअर इंटेलेक्चुअल प्राइस, जो आपने डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंगली लोअर इंटेलेक्चुअल प्राइस फिक्स करो एंड मार्केट क्विकली पॉसिबल एट इंडिकेट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा आपका, और आपका अगर आप कम फिक्स करोगे तो आपकी जो फर्म है वो लंबे समय तक चलेगी। द चॉइस बिटवीन द टू प्राइस पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द, ये जो प्राइस हमारी पॉलिसीज हैं ये डिपेंड किसके ऊपर होती हैं? रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ, द रेट ऑफ इरोजन्स ऑफ द डिस्टेंसेस एंड द कोस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट। Pricing strategy in the public utility services. The firm public utility services refers to the services providing railways supply. उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, कुकिंग्स, गैस सप्लाई, उसके अंदर हम प्राइसिंग पॉलिसी किस तरीके से लगा सकते हैं जो पब्लिक को मिलती हैं। देर आर द मोनोपोलिस्टिक इन नेचर होते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है। डिमांड जो होती है वो इनकी इनइलास्टिक होती है एंड द प्राइस ऑफ देयर services are the increase in limiting the supplies resulting the exploiting the consumers। दी एंड हो गया है भाई हमारे सिलेबस का। इसके साथ जो हमारा रिवीजन था वो पूरा हो गया है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को भी हमने रिवाइज कर लिया है, फर्स्ट सेकंड को हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अपलोड करवाती रहती हूँ चीज़ें जो भी मेरे पास नहीं आती हैं। रुको रुको रुको, अभी बंद मत करना क्योंकि आपका सरप्राइज़ बाकी है। सरप्राइज़ ये है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका इक्वेशन पेपर सॉल्व करेंगे। ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो।
सरप्राइज यही है कि हम इसका नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो करंट ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।